आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो पिछले 12 सालों से चल रही है। ये कहानी है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष की, जो आज भी जारी है और जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। आइए धीरे धीरे इस जटिल स्थिति को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा विवाद आज पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन गया है। ये सब कुछ 2014 में शुरू हुआ था। उस समय यूक्रेन में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हो रहा था। लोग अपनी सरकार से खुश नहीं थे और वे चाहते थे कि उनका देश यूरोप के करीब आए। यूक्रेन के लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की तलाश में थे। वे चाहते थे कि उनके बच्चों को बेहतर भविष्य मिले, जैसा कि अन्य यूरोपियन कंट्रीज में था। इसे रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी कहा जाता है, जो एक्चुअली में एक पीसफुल मूवमेंट था, जहां स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और ऑर्डिनरी सिटीजन्स सभी मिलकर चेंज की डिमांड कर रहे थे। लेकिन रूस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं चाहता था कि यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ जुड़े। उनके लिए यूक्रेन हिस्टोरिकली और कल्चरली रूस का हिस्सा था। पुतिन का मानना था कि यूक्रेन और रूस एक ही सिविलाइजेशन के हैं और इन्हें अलग नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ पॉलिटिकल बात नहीं थी, बल्कि इमोशनल और स्ट्रेटेजिक भी थी। फरवरी 2014 में अचानक से क्रीमिया में कुछ अजीब सी बात हुई। वहां पर कुछ सैनिक दिखाई दिए जिनके यूनिफॉर्म पर कोई निशान नहीं था। ये सैनिक रूसी हथियार और इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन रूस कह रहा था कि ये उनके सैनिक नहीं हैं। लोकल पीपल को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है और क्या चाहते हैं। बाद में पुतिन ने माना कि ये रूसी स्पेशल फोर्सेस थे। इन सैनिकों ने क्रीमिया की पार्लियामेंट और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लिया। ये ऑपरेशन इतनी तेजी से हुआ कि यूक्रेनियन फोर्सेस को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। क्रीमिया यूक्रेन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये ब्लैक सी में स्थित एक पेनिनसुला है जहां रूस का नेवल बेस भी है। यहाँ की जनसंख्या में रूसी भाषी लोग ज्यादा हैं, लेकिन ये यूक्रेनियन टेरिटरी था। रूस के लिए ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से वे ब्लैक सी को कंट्रोल कर सकते थे। सेवेस्टोपोल पोर्ट रूसी नेवी के लिए बहुत क्रूशल था। इस पेनिनसुला की ज्योग्राफी भी यूनिक है। ये सिर्फ मेनलैंड यूक्रेन से एक नैरो स्ट्रिप से जुड़ा हुआ था, जिससे इसे आइसोलेट करना आसान था। मार्च 2014 में रूसी कब्जे के दौरान एक रेफरेंडम कराया गया। इस रेफरेंडम में कहा गया कि लोग रूस के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन ये रेफरेंडम इंटरनेशनल लॉ के अनुसार वैलिड नहीं था, क्योंकि ये रूसी ऑक्यूपेशन के दौरान हुआ था। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को प्रॉपर्ली एक्सेस नहीं दिया गया था। यूक्रेनियन और ततार माइनॉरिटीज को वोटिंग में पार्टिसिपेट करने से डिस्करेज किया गया था। 18 मार्च 2014 को पुतिन ने ऑफिशियली क्रीमिया को रूस का हिस्सा घोषित कर दिया। ये मॉडर्न यूरोप में टेरिटरी को फोर्सफुली अनेक्स करने का पहला केस था। इस एनेक्सेशन के बाद पूरी दुनिया में रूस की आलोचना हुई। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन ने रूस पर सैंक्शंस लगाए। ये सैंक्शंस रूसी इकोनॉमी, बैंकिंग सेक्टर और की इंडिविजुअल्स पर टारगेट किए गए थे। G8 समिट कैंसिल हो गया और रूस की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्लियर मैसेज दिया कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट करना एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों का पुतिन पे कोई खास असर नहीं हुआ। उन्होंने डोमेस्टिक सपोर्ट बढ़ाने के लिए इसे नेशनलिज्म के साथ जोड़ा। क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद रूस ने ईस्टर्न यूक्रेन में भी अपनी गतिविधियां बढ़ाईं। डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन्स में सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये ग्रुप्स रूस से मदद लेकर यूक्रेनियन फोर्सेस के खिलाफ लड़ने लगे। यहाँ भी रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन मेजॉरिटी यूक्रेनियन स्टेट के साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहती थी। फिर भी आर्म्ड ग्रुप्स ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लिया और अपने इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स डिक्लेयर कर दिए। इस तरह से ईस्टर्न यूक्रेन में भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। अगले कुछ सालों तक ये कॉन्फ्लिक्ट लो इंटेंसिटी पर चलता रहा। कभी कभी सीज़फायर अग्रीमेंट्स होते थे, लेकिन वे ज़्यादा दिन तक नहीं चलते थे। मिन्स्क अग्रीमेंट्स भी हुए, पहला 2014 में और दूसरा 2015 में, लेकिन उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। दोनों साइड्स अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन करते रहे। इस दौरान हज़ारों लोग मारे गए और लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े।
फैमिलीज बिखर गईं, चिल्ड्रन अपने स्कूल से दूर हो गए और नॉर्मल लाइफ कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गई। फिर 24 फरवरी 2022 को कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। रूस ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेजन शुरू कर दिया। ये सिर्फ ईस्टर्न रीजन्स तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे यूक्रेन पर अटैक था। अर्ली मॉर्निंग में मिसाइल्स से शुरुआत हुई, फिर टैंक्स और ट्रूप्स मल्टीपल डायरेक्शन से आए। रूसी फोर्सेस ने कीव, खार्किव, मारियोपोल और कई अन्य शहरों पर हमला किया। ये कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री ऑपरेशन था जिसका प्लानिंग मंथ्स से हो रहा था। इस इन्वेजन के पीछे पुतिन के कई ऑब्जेक्टिव्स थे। वे चाहते थे कि यूक्रेन की गवर्नमेंट चेंज हो जाए और एक प्रो रशियन गवर्नमेंट आ जाए। वे ये भी चाहते थे कि यूक्रेन नेटो में ज्वाइन न करे और न्यूट्रल रहे। पुतिन का कहना था कि यूक्रेन एक्चुअली एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है और ये हिस्टोरिकली रूस का हिस्सा था। उन्होंने इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा, वॉर नहीं। उनका क्लेम था कि वे यूक्रेनियन पीपल को नाजी एलिमेंट से फ्री करा रहे हैं। हालांकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं था, लेकिन यूक्रेन के लोगों ने बहुत बहादुरी से रेजिस्टेंस किया। प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने अपने देश को छोड़ने से इनकार कर दिया और अपने लोगों के साथ खड़े रहे। जब उन्हें इवैक्यूएशन का ऑफर दिया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें एम्यूनिशन चाहिए, राइड नहीं। यूक्रेनियन फोर्सेस ने रूसी आर्मी का मुकाबला किया और कई जगहों पर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ऑर्डिनरी सिटीजन्स भी डिफेंस में पार्टिसिपेट करने लगे। विमेन, एल्डरली पीपल और इवन टीनेजर्स ने अपने तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया। पूरी दुनिया ने यूक्रेन का साथ दिया। वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलिट्री एड, फाइनेंशियल सपोर्ट और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रदान की। नेटो कंट्रीज ने वेपन्स और इक्विपमेंट भेजे, जैवलिन मिसाइल्स, HIMARS सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स। साथ ही रूस पर बहुत सख्त सैंक्शंस भी लगाए गए। रूसी बैंक्स को इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया गया, स्विफ्ट सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर दिया गया, रशियन ओलिगार्क्स की एसेट्स फ्रीज कर दी गई। ये इकोनॉमिक वॉरफेयर का एक नया लेवल था। इस वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ यूक्रेन और रूस तक सीमित नहीं रहा। पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आ गया, क्योंकि रूस एक मेजर ऑयल और गैस सप्लायर है। यूरोप को अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी रिकंसिडर करनी पड़ी। फूड प्राइसेस भी बढ़ गए, क्योंकि यूक्रेन और रूस दोनों मेजर ग्रेन एक्सपोर्टर्स हैं। यूक्रेन को वर्ल्ड का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स भी डिस्टर्ब हो गई। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर सेक्टर में इम्पैक्ट दिखा। अब तक इस वॉर में कैजुअलिटीज का एग्जैक्ट नंबर डिटरमिन करना मुश्किल है, लेकिन एस्टिमेट्स के अनुसार 15 लाख से ज़्यादा कॉम्बैटेंट्स मारे गए या घायल हुए हैं। यूक्रेनियन मिलिट्री कैजुअलिटीज के लेटेस्ट फिगर्स के अनुसार 46,000 से ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए हैं और 380,000 वूंडेड हैं। सिविलियंस की संख्या भी हजारों में है। UN के अनुसार 53,000 से ज़्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज हुए हैं। यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर पावर और एनर्जी सिस्टम्स, बुरी तरह से डैमेज हो गया है। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, कोई भी सेफ नहीं रहा। मिलियंस ऑफ पीपल को अपने घर छोड़कर रेफ्यूजी बनना पड़ा है। आज जनवरी 2026 में ये कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जारी है। हाल ही में पीस टॉक्स की कुछ उम्मीदें दिखी हैं। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के बीच 90 to 95% तक पीस प्रपोजल पर अग्रीमेंट हो गया है। आबू धाबी में नेगोशिएशंस चल रही हैं, जहां अमेरिकन, यूक्रेनियन और रशियन ऑफिशियल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन रूस अभी भी अपनी हार्ड लाइन पोजीशन पर अड़ा हुआ है। रूस का कहना है कि वे अपनी नेगोशिएटिंग पोजीशन को और भी टफ बनाएंगे। पुतिन अभी भी चाहते हैं कि पूरा डॉनबास रीजन उनके कंट्रोल में आ जाए। वे डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिजिया और खेरसॉन रीजन्स पर अपना क्लेम कर रहे हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्टर लावरोव ने कहा है कि वे ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में हुई मीटिंग के अंडरस्टैंडिंग्स के बेसिस पर ही नेगोशिएशंस करेंगे। यूक्रेन की तरफ से भी कुछ कॉम्प्रोमाइज की बात हो रही है। वे सीज फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ में सिक्योरिटी गारंटीज भी चाहते हैं। यूरोपियन कंट्रीज और US से उन्हें अश्योरेंस चाहिए कि फ्यूचर में रूस फिर से अटैक ना करे।
यूक्रेन अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, लेकिन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तलाश में है। करंट सिचुएशन में रूसी फोर्सेस अभी भी ऑफेंसिव ऑपरेशंस चला रहे हैं। पुखरोव्स्क सिटी को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां 170,000 रूसी सोल्जर्स तैनात हैं। ये सिटी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक मेजर लॉजिस्टिक्स हब है। यूक्रेन की तरफ से मैन पावर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है, लेकिन वे अभी भी रेजिस्टेंस कर रहे हैं। यूक्रेनियन फोर्सेस ने भी कुर्स्क रीजन में ऑपरेशंस किए हैं, जो रशियन टेरिटरी में है। डिप्लोमैटिक फ्रंट पर भी काफ़ी एक्टिविटी है। फ्रांस, जर्मनी और यूके के प्राइम मिनिस्टर्स ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया है कि टॉक्स एक क्रिटिकल मोमेंट पर हैं। यूएस नेगोशिएटर्स ने डीमिलिटराइज्ड जोन्स और जॉइंट ओवरसाइट जैसे ऑप्शन सजेस्ट किए हैं, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने थैंक्सगिविंग तक डील करने का डेडलाइन दिया था, लेकिन वो फ्लेक्सिबल है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का एक बड़ा लेसन ये है कि इंटरनेशनल लॉ और सॉवरेनिटी का रिस्पेक्ट करना कितना ज़रूरी है। यूक्रेन के लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। उनकी बहादुरी और डिटर्मिनेशन पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। इस कॉन्फ्लिक्ट ने ये भी दिखाया कि मॉडर्न वॉरफेयर में सिविलियन सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। आज भी ये कॉन्फ्लिक्ट जारी है और इसका अंत कब होगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात साफ है कि यूक्रेन के लोग अपनी फ्रीडम के लिए लड़ते रहेंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी उनका साथ देती रहेगी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए कभी-कभी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाती है कि जब लोग अपनी फ्रीडम के लिए यूनाइटेड होकर खड़े होते हैं, तो वे किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं।